डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के अध्याय 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम महाभारत और उस समय के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन और उसके बाद समाज में क्या स्थिति रही थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम मनुस्मृति के बारे में भी देखेंगे। अच्छा, हम सभी ने देखा है कि हमारे समाज में आज भी जो वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था है उसका उदय किस समय से हुआ था, मतलब ये किस समय से हमारी सोसाइटी में इतना इसने अपनी पकड़ बना के रखी है, हम इस बारे में भी देखेंगे। और मनुस्मृति में जातियों के बारे में, वर्णों के बारे में, स्त्री, पुरुष, राजा, इन सब के बारे में किस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं और उसका आज के जीवन पे भी हमारे क्या प्रभाव पड़ता है, हम सभी ने देखा है कि हमारे समाज में आज भी जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है और स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता है। तो ये सब स्थिति कब से शुरू हुई थी, इस समय उस समय उसकी स्थिति क्या थी और उसका आज के समय क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब हमें एक तरीके से देख के चलना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 5, 6, 4 या 2? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पे बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम जानते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह इतिहास वर्ग में आता है। यह काव्य ग्रंथ में धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ भी है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य माना जाता है। मुख्यतम ग्रंथों में से है और हिंदू धर्म में पंचम वेद में माना जाता है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इसकी रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे खोज होती है या नई चीज़ें पता चलती हैं उससे यह भी कहा जा सकता है कि इसके लेखक कई थे। इसमें स्टार्टिंग में केवल 8800 श्लोक थे। बाद में इसकी संख्या बढ़ के 1 लाख हो गई और 1919 में एक महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ था। वीएस सुथंकर के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध सुसंस्कृत विद्वान, जिन्होंने महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने में समर्थन दिया था। महाभारत का जो पुराना नाम था उसे हम जय संहिता कहते हैं। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही थी, मतलब लगभग 500 बीसी के समय से हुई है। इस महाभारत में हमें उस समय की समाज की स्थिति और सामाजिक नियमों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। हम देखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में संस्कृत के एक महान विद्वान वीएस सुतवांकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरुआत हुई, जिसमें महाभारत नामक काव्य के विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके उन्हें एक किताब के रूप में देना था। बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर इसकी तैयारी की और विद्वानों ने सभी पांडुलिपि में पाए गए श्लोकों की तुलना करके एक तरीका ढूंढा और विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो सभी पांडुलिपि में लिखे हुए थे। इन सब का जो प्रकाशन करने में लगभग 13,000 पन्नों में फैले हुए अनेक ग्रंथों में हुआ। इस योजना को पूरा करने में लगभग 47 साल लगे थे और इस प्रक्रिया में 2 बातें उभर के आई थी। क्या कि संस्कृत के कई पाठों के अंशों में समानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप, मतलब जो भारत का उपमहाद्वीप था उसमें उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक ये इस पांडुलिपि में समानता पाई गई है। और इसके साथ साथ ये भी कि इस शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षत्रिय प्रभेद उभर के सामने आए थे। फिर हम जानते हैं बंधुता और परिवार विवाह के बारे में और उस समय के समाज में किस तरीके की स्थिति थी। परिवार समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और विवाह से भी हम एक तरीके से एक समाज चलाने की एक प्रक्रिया है। तो ये दोनों समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमारे समाज की एक निर्माण होता है। तो जानते हैं उस समय क्या स्थिति थी और किस तरीके की चीज़ें उस समय शामिल थी। सबसे पहले जानते हैं परिवार के बारे में। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। परिवार क्या होता था? इसमें एक ही परिवार के लोग आपस में रहते थे, मिलजुल के भोजन बनाते थे, खाते थे, संसाधनों का प्रयोग मिल बांट कर करते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ मिलकर पूजा पाठ भी करते थे और चचेरे और मौसेरे भाइयों के साथ भी खून का रिश्ता माना जाता था।
फिर हम जानते हैं पितृवंशिकता को, मतलब पितृवंश का जो अभिप्राय, जिस तरीके से उस समय की चीज़ें थी उसके अभिप्राय से पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों का जो हक था उसके पुत्र का होता था। इसे हम पितृवंशात्मक व्यवस्था कहते हैं। परंतु राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन उसके पुत्र को सौंप दिया जाता था, लेकिन कभी कभी पुत्र ना होने पर उसका संबंधी भाई को भी उत्तराधिकारी बनाया जाता था। जो ये समाज की स्थिति थी वो हम आज भी देखते हैं। आज भी जो हमारा समाज है वह पितृवंशात्मकता ही है। यहाँ भी आज भी मेल डोमिनेट जो हमें कंट्री देखने को मिलती है, और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो हमें अपनी सोसाइटी में, अपने देश में अभी भी देखने को मिलती है। फिर हम जानते हैं विवाह के नियमों के बारे में। ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता बनाई थी। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र संबंधी नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। मनुस्मृति एक तरीके से एक आचार संहिता थी जिसमें एक मनुष्य को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसके जीवन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बताया था। इसका संकलन लगभग 2000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 को उत्तम माना जाता है, बाकियों को नहीं माना जाता है। ये जो विवाह पद्धतियाँ हैं जो बाकी बची हुई हैं उन्हें ब्राह्मणीय नियमों द्वारा अस्वीकार किया जाता है। और हम 2 तरीके के विवाह और देखते हैं। एक अंतः विवाह होता है जिसमें गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह होता है, और एक बहिर्विवाह होता है जिसमें गोत्र के बाहर की जाति में विवाह होता है। पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। इसमें पुत्री को अलग से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर किया जाता था। कन्यादान पिता का एक अहम कर्तव्य माना जाता था। फिर हम जानते हैं गोत्र के बारे में। गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति थी जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई थी। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था और प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और गोत्र का सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। नए नगरों का उद्भव हुआ, उसके बाद सामाजिक नियम बनने लगे। क्रय विक्रय के लिए, मतलब व्यापार के लिए लोग नगरों में आते थे। विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इसमें जो प्रारंभिक विश्वास और व्यवहार थे उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की, और इसका पालन सभी को करना पड़ता था। अच्छा, हम देखेंगे स्त्री गोत्र और गोत्र के नियम और किस तरीके की ये चीज़ें थी। जैसे पहले जानते हैं गोत्रों के नियम के बारे में। गोत्र का पहला नियम यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था, और दूसरा नियम यह था कि गोत्र के सदस्य आपस में भी शादी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम प्रथाएं हैं वो हम आज भी अपने समाज में देखते हैं। शादी विवाह के समय गोत्र की प्रक्रिया और गोत्र के बाहर गोत्र के अंदर शादी नहीं करना हमें आज भी अपने समाज में देखने को मिलता है। लेकिन सातवाहन शासक राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगता है कि वहाँ स्त्री को विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र रख सकते थे, और सातवाहन बहुपत्नी विवाह को भी मानते थे। अच्छा, बहुपत्नी प्रथा क्या होती थी और बहुपति प्रथा क्या होती थी? बहुपत्नी प्रथा में एक से ज़्यादा स्त्रियों से शादी की जाती थी, ऐसा सातवाहन राज्यों में होता था। और बहुपति प्रथा में एक से अधिक पुरुषों से शादी की जाती थी। उदाहरण के लिए हम द्रौपदी को देख सकते हैं। स्त्रियों के लिए गोत्र के नियम अलग थे। इसकी पद्धति का जो आधारण था उसमें हमने ये देखेंगे कि स्त्रियों को गोत्र अपने पति के गोत्र को अपनाना पड़ता था विवाह के बाद। जो ये गोत्र की पद्धति थी वह 1000 ईसा पूर्व से प्रचलन में आई थी। इसके आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया गया था और प्रत्येक का नाम एक वैदिक ऋषि के आधार पर रखा गया था। फिर हम जानते हैं माताओं अर्थात महिलाओं के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में। हमने ये देखेंगे इतिहास में से बहुत सारे किस्से हैं जिससे पता चलता है कि इस 6000 ईसा पूर्व के शुरुआती समाज में माताओं को और महिलाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। एक ऐसा किस्सा भी हमें देखने को मिलेगा, और हम लोग सातवाहन राजाओं की वंशावली पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वो राजा अपने माता का नाम पहले लगाते थे, जिससे यह पता चले कि उनकी माताओं का भी कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जो महिलाओं की स्थिति थी उस समय इतनी खराब नहीं थी। महिलाओं को उचित सम्मान के साथ रखा जाता था, उचित तरीके से रखा जाता था। और एक देखने योग्य बात यह है कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, जो उनके साथ थोड़ा सा उन्हें एक दायरे में रहना पड़ता था, और निम्न वर्ग की महिलाओं को हर प्रकार की आज़ादी, आजीविका की आज़ादी एक तरीके से मिलती थी। फिर हम आते हैं सामाजिक विषमताओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था उस समय के समाज की देन थी और जिसे
आज भी हम अपने समाज में देखते हैं, हमारे समाज में इस प्रकार की व्यवस्था आज भी बनी हुई है। सबसे पहले जानते हैं क्षत्रिय के बारे में। यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे, राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे, वेदों को पढ़ते थे और यज्ञ कराने का कार्य भी करते थे। इसके साथ साथ जनता के बीच में न्याय कराने का भी कार्य इनका होता था। दूसरे ब्राह्मण, यह पुस्तकों का अध्ययन करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वेद आदि धार्मिक पुराणों का अध्ययन करते थे, वेदों से शिक्षा प्राप्त करते थे। यज्ञ करवाना और करना इनका कार्य होता था। ये दान दक्षिणा लेते थे और अच्छे से उसी तरीके से भिक्षा मार के अपना जीवन जीते थे। फिर आते हैं वैश्य, ये व्यापारी कहलाते थे। पशुपालन, कृषि करना इनका प्रमुख कार्य था। दक्षिणा देना इनका प्रमुख कर्तव्य होता था, ये दक्षिणा देते थे। फिर आते हैं शूद्र वर्ग, यह तीनों वर्गों की सेवा करने का कार्य करते थे। इनका प्रमुख कार्य यही था। इनको नियम को पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कई नीतियाँ अपनाई, जैसे कि इन्होंने यह बताया कि जो वर्ण व्यवस्था है वह ईश्वरीय देन है। इसके साथ साथ उन्होंने शासकों को प्रेरित किया कि वह वर्ण व्यवस्था को लागू करें और जनता को यकीन दिलाया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वह जन्म पे आधारित है। इस समय जो जन्म पे आधारित, आप जिस जाति में जन्म लिया है, जिस वर्ण में जन्म लिया है, आपको मजबूरन उसी समय उसी स्थिति के अनुसार कार्य करना पड़ता था। फिर हम देखेंगे जाति के बारे में। क्या उससे पहले हम देखते हैं क्षत्रिय राजा, क्या हमेशा राजा क्षत्रिय हो सकते हैं? इस तरीके का सवाल भी हमने उस समय के समाज में देखेंगे तो यह देखने योग्य बात है कि यह असत्य है। इतिहास में ऐसे कई राजा रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। जैसे कि हम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इन्हें यह बताया गया है कि वह क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र में यह कहा गया था कि वह निम्न कुल के थे। इसके अलावा शुंग और कर्ण मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जो यह माना जाता था कि वह ब्राह्मण कुल से थे। इसके साथ साथ गुप्त वंश के बारे में कहा जाता है कि वह वैश्य का युग कुल से थे। इन उदाहरणों से हमें यह तो पता चलता है कि राजा कोई भी बन सकता था। इसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वह क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हो। ताकत और समर्थन ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय राजा बनने के लिए। फिर हम जानते हैं जाति के बारे में। जहाँ वर्ण केवल 4 थे, वहाँ जातियाँ कई सारी थी। जातियाँ, उपजातियाँ, इस तरीके से समाज बटा हुआ था। जिनको वर्ग में समाहित नहीं किया जाता था उन्हें जातियों में डाल दिया गया था, जैसे कि निषाद, सुवर्णकार, इस तरीके से। जातियाँ कर्म के अनुसार बनती थी। जो लोग जीविका अपनाते थे उसके अनुसार भी जातियाँ बना दी जाती थी और जाति व्यवस्था पूरे समाज में फैली हुई थी। फिर हम जानते हैं 4 वर्गों के परे अधीनता और संघर्ष की कहानी को। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया था। इन वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया था। यह लोग जो ब्राह्मण थे वह अनुष्ठान के पवित्र काम को मानते थे। वह अस्पृश्यों या अछूतों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। उनके कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे कि शव का अंतिम संस्कार करना, मृत जानवरों को छूना। इन कामों को करने वालों को चांडाल कहा गया। ब्राह्मणों ने चांडालों का छूना और देखने को भी पाप घोषित कर दिया था। हम मनुस्मृति के अनुसार जो चांडालों की स्थिति देखेंगे तो समाज में चांडालों को सबसे नीचा माना जाता था। उनका प्रमुख कार्य शवों और मृत पशुओं को दफनाने का होता था। वह गांव से बाहर रहते थे, फेंके बर्तनों का प्रयोग करते थे, मृत लोगों के कपड़े पहनते थे, मृत लोगों के आभूषण पहनते थे। इन्हें रात में गाँव नगरों में चलने तक की मनाही थी और इनको सड़कों पर चलते समय करताल बजाना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने से बचें, क्योंकि ऐसा इन लोगों ने एक तरीके से बना दिया था, इस तरीके का माहौल बना दिया था कि इन्हें देखना और छूना भी पाप समझा जाता था। फिर हम जानते हैं संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में। आर्थिक संबंधों के अध्ययन से हमें यह पता चला है कि 10 भूमिहीन, खेत मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वणिक, राजा आदि सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि उनके आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है। अच्छा, ये देखने योग्य बात है कि हमारे जो समाज में जो उच्च कुल के लोग जो कहे जाते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती थी और यह जो शूद्र जाति के लोग होते थे या शूद्र वर्ण के लोग होते थे, इनका शोषण करते थे इनके साथ, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही होती थी। और आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। सामाजिक स्थान कौन किस स्तर पे अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रखता है या किस मजबूती के साथ वह रहता है, वह इसी पर निर्भर करता था कि संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा था।
हम जानते हैं संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार के बारे में। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और पुरुष के अधिकार भिन्न भिन्न हैं। मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती थी। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था। इसके अलावा विवाह के दौरान जो मिले हुए उपहार थे, जिसे स्त्री धन कहा जाता था, उस पर सिर्फ स्त्री का अधिकार होता था। यह संपत्ति उसके संतान को विरासत में मिलती थी। इस पर उसके पति का कोई हक नहीं होता था। स्त्रियां पति की आज्ञा के बिना कोई गुप्त धन का संचय नहीं कर सकती थी और उच्च वर्ग की औरतें संसाधनों पर अधिकार रखती थीं। पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के लिए मनुस्मृति ने 7 तरीके बताए हैं। विरासत, खरीद, विजित करना मतलब जीतना, निवेश करना, खोज करना, कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए गए हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने, वधूगमन के समय मिली भेंट मतलब कि जो जब शादी के बाद जो बहू आती है उस समय जो मिली हुई भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में माता द्वारा दिए गए उपहार, पिता द्वारा दिए गए उपहार या भ्राता द्वारा दिए गए उपहार, इसको भी माना जाता है। इसके अलावा जो एक पति के द्वारा भी उसे उपहार प्राप्त होते थे, इसको भी उसके संपत्ति अर्जन का तरीका माना जाता है। फिर हम देखते हैं वर्ण और संपत्ति पर किस तरीके के अधिकार थे। शूद्र के लिए एक ही तरीके की जीवनी की व्यवस्था थी, वह थी सेवा करने। लेकिन उच्च वर्गों में पुरुषों के लिए संभावना अधिक थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति थे और इसी वजह से कई धार्मिक ग्रंथ जो बाद में आए थे, बौद्ध या जैन धर्मों ने, उन्होंने ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी। बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया गया था। इन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था और समाज में एक तरीके से समता की व्यवस्था के बारे में कहा था। फिर हम जानते हैं साहित्यिक स्रोतों के इस्तेमाल के बारे में। किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इतिहासकार कई पहलुओं का ध्यान रखता है और जिस तरीके के जो हमें स्रोत प्राप्त हुए हैं उस तरीके के स्रोतों के बारे में जानने में भी हमें कई पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि भाषा, किस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ है, कभी साधारण भाषा या विशेष भाषा, ग्रंथ किस प्रकार के हैं, मंत्र है, कथा है, लेखक के विषय में वहाँ के लेखक का दृष्टिकोण क्या है, लेखक की विचारधारा क्या है, इसके साथ साथ श्रोताओं ने किस तरीके का निरीक्षण दिया है या श्रोताओं का क्या प्रतिक्रिया रही है, ग्रंथ का रचना काल और ग्रंथ की विषय वस्तु, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इसमें। फिर हम जानते हैं भाषा और विषय वस्तु के बारे में। भाषा और विषय वस्तु में कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं वह आख्यान, कहानियाँ और ग्रंथ विषय वस्तु उपदेशात्मक और सामाजिक आचार विचार के मापदंड होते थे। जैसे कि जो भी उस समय की जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें जो कहानियाँ मिली हैं या उसमें जिस तरीके की चीज़ें दी गई हैं उससे उस समय के समाज के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है। इससे हमें वहाँ उसके बाद जो ग्रंथ विषय वस्तु मिले हैं उन्होंने उपदेशात्मक दी हैं या सामाजिक आचार विचार के मानदंड निकाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति एक तरीके से एक संहिता थी, एक तरीके से एक रहने का तरीका बताने वाली एक किताब थी कि एक हिंदू धर्म के अनुसार एक समाज को किस तरीके से होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, इन सब चीज़ों से हमें उस समय के समाज के बारे में पता चलता है और उन सब चीज़ों का आज के समाज में हमारे ऊपर क्या प्रभाव है यह भी पता चलता है। फिर हम जानते हैं सदस्यता की खोज में बीबी लाल के प्रयास में क्या किया गया था। 1951 में से 1952 तक एक प्रसिद्ध पुरातत्विक इतिहासकार जिनका नाम बीबी लाल था ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नाम के गांव में खुदाई का कार्य किया और उन्होंने यह पता करने का प्रयास किया कि ये जो हस्तिनापुर के बारे में बताया गया क्या ये वह महाभारत का हस्तिनापुर के साथ है। लेकिन हमने जैसे किताबों में पढ़ते हैं यह हस्तिनापुर वैसा बिल्कुल नहीं था, केवल संयोग से इसका नाम भी सिर्फ हस्तिनापुर था। बीबी लाल जी को यहाँ पर आबादी के कुछ सबूत मिले हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ खुदाई की गई है, वहाँ मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची ईंटों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इससे यह तो पता चलता है कि शायद महाभारत में जैसा हस्तिनापुर दिखाया गया था जिसमें बड़े बड़े महल थे वह ऐसा कुछ नहीं है या फिर वह सब नष्ट हो चुका है। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। कैसे, यह जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि ये हजारों वर्षों तक लिखा गया। इसमें कई परिवर्तन हुए जो पिछले कई सालों में हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें जो अनुवाद हुआ है वह भी कई भाषा में हुआ है। इससे कई प्रकार के श्लोक हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहा जाता है।
इसके साथ ही महाकाव्य में जो मुख्य कथा है उसकी पुनर्व्याख्या भी की गई है। इसकी जो कहानियाँ हैं उसको मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु भी प्रदान की है। इसके साथ साथ इन सभी को हम ये देखेंगे कि इनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ था और ख़ास लोगों के बीच में इसका प्रसार हुआ था और यह सब एक महाकाव्य में समाहित कर लिया गया है। इन सब की पुनर्व्याख्याएं भी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था, मनुस्मृति के अनुसार समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर है 4। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।